नमस्कार दोस्तों। आज हम दोबारा से आपके सामने आए हैं एक टॉपिक को लेकर जो बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करने वाला है। ये एक ऐसा इशू है जीएसटी के अंदर जो काफ़ी देर से सिंस द इंसेप्शन ऑफ द जीएसटी लॉ हमारे लॉ में है, और हर बारी जब हमारा इनकाउंटर इससे होता है तो दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ जाती है। और ये कन्फ्यूजन है, क्या रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड जहाँ पे आरसीएम लग जाता है। तो आइए आज हम इस इशू को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर क्या हमारे पास लीगल ऑप्शन है, ताकि हम इस कंट्रोवर्सी को अपने दिमाग में हल कर सकें कि क्या इसका कंक्लूजन सही निकल सकता है। तो आज वी हैव बीन गिवन सम एग्जम्पशन। हमारे को ये देखना है कि हमारे पास लॉ में कुछ एग्जम्पशंस की दी गई हैं सेक्शन 22 के अंदर, और वो हमारे पास थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है सेक्शन 22 के अंदर, जो अब रिसेंटली रिलीज कर दी गई है फॉर गुड्स 40 लाख रुपीज और सर्विसेज के लिए भी 20 लाख सी है। इसके साथ साथ कुछ हमारे को बेनिफिट दिए गए हैं सेक्शन 23 के अंदर, जहां पर कुछ कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज हैं, कैटेगरी पर्सन हु मेक सर्टेन सप्लाईज, उनको एग्जम्प्ट किया गया है 23(1) के अंदर, और प्लस 23(2) के अंदर गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखी है नोटिफिकेशन की। तो हमारे पास वहां पर कुछ बेनिफिट्स अवेलेबल है। साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो सेक्शन 24 है वहां पर कुछ हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस दी गई हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो जो हमारा इशू है वो ये है कि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि देयर इज अ हेड ऑन फाइट बिटवीन सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24, और ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमारे लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी प्रोविजन प्रिवेल करेगी, सेक्शन 22 या सेक्शन 24। सो सेक्शन 24 ओवरराइड सेक्शन 22, ये तो हमारे को पता ही है, बिकॉज सेक्शन 24 के ऊपर बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 22(1). तो यहाँ पर तो हमारे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है जहां पर सेक्शन 23 ने एक ब्लैंकेट हमारे को एग्जम्पशन दी थी, लेकिन उस ब्लैंकेट एग्जम्पशन का जो हमारे को बेनिफिट है वो ना कहीं छिलता हुआ नजर आ जाता है जब सेक्शन 24 हम पढ़ते हैं। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस कंट्रोवर्सी को एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कि पलड़ा किस तरफ भारी पड़ता है अगर इसको देखें। तो आइए हम देखें सेक्शन 22। व्हाट डज सेक्शन 22 से? सेक्शन 22 क्या कहता है? अगर हम राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखेंगे तो वहां पर सेक्शन 22 जो एक्ट में लिखा गया है वो सारी डिटेल्स दे रहा है। सेक्शन 22 ये 1 कहता है, एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन special states from where he makes a taxable supply of goods or services or both. So word used over here is taxable supply of goods or services or both. And where if his aggregate turnover in the financial year exceeds 20 lakh rupees, and now this has been increased to 40 lakh rupees in the case of the goods. So on the other side of the screen, you will be able to see the summary of the section 22(1). The summary of the section ये कहता है कि supplier engaged exclusively in the supply of goods up to 40 lakh rupees not required to register. Supplier of services still at the exemption threshold of rupees 20 lakhs only. तो हमारे को इन्होंने यहाँ पर एग्जम्पशन की एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे दी है, और उस थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर हम नीचे हैं तो हमारे को रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड वी कैन फेयरली enjoy the benefit of this threshold limit. यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट्स, लोन एडवांसेस ये एक्सक्लूड करते हैं। जब हम 40 लाख के लिमिट फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स को देखते हैं तो उस इस तरीके की जो हमारी सप्लाई है उसको एक्सक्लूड करते हैं। तो ये भी लिखा गया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारा ऑब्जेक्टिव इज समथिंग एल्स। अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्शन 23 की, तो सेक्शन 23(1) वो हमारे को एक ब्लैंकेट एग्जम्पशन देता है कुछ सिचुएशंस के अंदर। तो हमारे पास 23 के अंदर दो सबसेक्शन है। सेक्शन 23(1) जो हमारे को क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंदर दो कैटेगरी ऑफ पर्संस को एग्जम्पशंस देता है जो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सप्लाईज करते हैं। सेक्शन 23(1)(a) हमारे को ये कहता है कि एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this act or under the Integrated Goods and Services Act। तो जो बिल्कुल ही liable to tax नहीं है और exempted goods है, हमारे पास जो definition है उसमें अगर exclusively word use किया गया है कि वहां पर उसमें अगर वो डील कर रहे हैं then they are not liable to take any kind of restriction।
पर यहाँ पर क्योंकि एक्सक्लूसिव वर्ड है, अगर ₹1 की सप्लाई भी उनकी टैक्सेबल गुड्स की हो जाती है तो डेफिनेटली दे आर आउट ऑफ दिस ब्लैंकेट एग्जम्पशन। द सेकंड काइंड ऑफ एग्जम्पशन इज बेसिकली टू एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट को भी एग्जम्पशन टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ही उनको एग्जम्पशन है कि अगर एक एग्रीकल्चर है जो ही वाज मेकिंग द सप्लाई to the extent of produce out of cultivation of the land, then that portion अगर उतना ही इसका सप्लाई का है और उसके अलावा और कुछ नहीं है, then agriculture is also has been given blanket exemption under section 23(1)(b). Now if we see 23(2), the government may on the recommendation of the council by notification specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration in the act। यहाँ पर गवर्नमेंट अपने पास एक पावर होल्ड कर ली कि वो कुछ कैटेगरी ऑफ पर्संस को नोटिफाई कर सकती है कि जो लोग को ये बेनिफिट पास ऑन किया जा सकता है, और गवर्नमेंट ने इस पावर को यूज किया है बहुत सारे केसेस में। अगर आप दूसरी साइड ऑफ द स्क्रीन देखें तो हमारे पास उन लोगों को एग्जम्पशन भी दी गई है जिनकी जो सप्लाईज आउटवर्ड सप्लाईज है इज एक्सक्लूसिवली अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल there are many GTAs जिनका 100% taxable supplies जो है वो on reverse charge basis है, so they may not take any restriction। Handicapped suppliers that despite interstate supplies अगर उनकी हो रही है तब भी उनको interstate supply के बावजूद भी restriction लेने की कोई जरूरत नहीं है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई-कॉम ऑपरेटर्स है, नोटिफिकेशन नंबर 65/2017 है। जॉब वर्कर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन है, या पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी है, उनको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट यहाँ पे दे दिया गया अंडर नोटिफिकेशन नंबर 10/2017, 13 अक्टूबर की नोटिफिकेशन है। तो ऐसे बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई, तो ये नोटिफिकेशंस के साथ हमारे को इसको बेनिफिट दिया गया। अब अगर हम सेक्शन 24 की बात करें तो सेक्शन 24 में हमारे को 12 सिचुएशंस दी गई हैं। इस 12 सिचुएशंस के होने से उसको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन लेने की। ये कौन कौन सी 12 सिचुएशंस है? नंबर 1 है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कैजुअल टैक्सेबल पर्संस हैं मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई है, पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज है, पर्संस रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 9 है, देन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, देन टीडीएस इनको डिडक्ट करना पड़ता है 51 के अंदर, और वो जो एजेंट्स हैं उनके लिए है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट करते हैं, और ई कॉमर्स ऑपरेटर को खुद को जो जिसको टीसीएस डिडक्ट करना पड़ता है 52 के अंदर, OIDAR सर्विसेज वाले जो लोग हैं, और बाकी जो लोग अगर को नोटिफाई यहाँ पर होंगे। तो ये सारी चीजें हमारे पास है सिचुएशंस जहां पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। तो अब देखिए कि ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर हमारा क्लैश हो सकता है सेक्शन 23 का और सेक्शन 24 का, जहां पर हमारे को ब्लैंकेट एग्जम्पशन सेक्शन 23 के अंदर आ रही है, लेकिन सेक्शन 24 कहता है कि नहीं, वो आपको ब्लैंकेट एग्जम्पशन मिलेगी, हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पर भी लगी हुई है। तो विच विल प्रिवेल? सेक्शन 23 विल प्रिवेल और सेक्शन 24 विल प्रिवेल। अगर आप इसकी ओपनिंग लाइन देखें तो इट सेज दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22, which basically means that section 24 is only overriding section 22(1). ये 22(1) को बाईपास करता है। ये बड़ा क्लियर कट हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन की थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे उसकी टैक्सेबल सप्लाईज है और उसके पास टैक्सेबल सप्लाईज है, एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल मिला के वो नीचे आ रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट से, और अगर उसके पास कोई ऐसी कंडीशन हिट हो गई सेक्शन 24 की, फिर उसको थ्रेशोल्ड लिमिट जो सेक्शन 22(1) के अंदर अवेलेबल थी अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं होगी और उसको रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी, उसका कोई हल नहीं। तो ये तो चीज हमारे लिए बड़ी क्लियर होगी, भैया सेक्शन 22(1) थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो तो टोटली एप्लीकेबल नहीं है। अगर कहीं आरसीएम की कहीं पे एप्लीकेबिलिटी होगी, टीडीएस रिक्वायरमेंट होगी डिडक्ट करने की, तो आपका एग्जम्पशन खत्म है, थ्रेशोल्ड लिमिट खत्म। प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम वहां पर आती है जहां पर सेक्शन 23 की हमारे पास एग्जम्पशन अवेलेबल है और सेक्शन 24 की कोई प्रोविजन हमारे को ऐसी हिट हो जाती है जो 23 की एग्जम्पशन के साथ हिट करती है। मान लीजिए कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इनटू द एग्जम्प्ट सप्लाईज है और उसको कहीं पे आरसीएम देना पड़ जाता है, तो हमारे लिए एक डिलेमा हो गया कि 23 की एग्जम्पशन को देखें या 24 की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को देखें। इन दोनों में से कौन सा प्रिवेल करेगा? क्योंकि यहाँ पर तो कोई लिखा नहीं हुआ कि सेक्शन 23 प्रिवेल करेगा कि 24 प्रिवेल करेगा। दोनों इंडिपेंडेंट प्रोविजंस हैं अंडर द जीएसटी लॉ और दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है अंडर द लॉ।
सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास क्या इसके ऊपर कोई AAR है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की अनाउंसमेंट्स है। तो यस, हमारे पास काफी ज्यादा इसके अंदर लगभग 4 के करीब ऐसी हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की अनाउंसमेंट, जहां पर जालाराम सीड्स AR महाराष्ट्र की है। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये 23 और 24 जो आपस में क्लैश करती है और हिट करती है, तो हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है दैट वी हैव टू अडॉप्ट द रूल ऑफ द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉ। और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉ ये है कि कोई हमारे को उसका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे को उसकी ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है जिससे कोई एक प्रोविजन जो है वो रिडंडेंट ना हो जाए बिकॉज ऑफ द अदर प्रोविजन। तो हमारे को वैल्यू देनी है दोनों प्रोविजंस को, पर इस क्लैश वाले सिचुएशन के अंदर किसको प्रोविजन देंगे? क्या हम ये माने 23 सुप्रीम है, क्या ये माने 24 सुप्रीम है? और हमने ये जनरल टेंडेंसी देखी है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स आती हैं वो ज्यादातर प्रो रेवेन्यू होती है। तो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर वो कन्विक्शन नहीं आती है कि यार जो लॉजिक और जो चीजें बता रहे हैं क्या उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेनी जरूरी बनती है कि नहीं बनती है। तो जितनी भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आई, उन्होंने ये कहा कि जहां पर ऐसी हिट होती है और क्लैश होती है और कहीं पे आपको आरसीएम देना पड़ जाता है या आपको कोई टीडीएस की प्रोविजन आ गई जो स्पेसिफिक कंडीशंस है 24 के अंदर, तो वहां पर आपको 23 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी और आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन टू एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई। तो ये सारे के सारे क्रक्स है जितनी भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, चाहे वो आप सोनका पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करिए या इसके अलावा अगर आप बात करें मेडिविजन स्कैन डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर में, यहाँ पर तो वो ज्यादा बात करता ही नहीं रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की। वो सीधी अपनी डिसीजन ही देता है कि भाई 24 अप्लाई होगा और आपको रजिस्ट्रेशन लेनी ही होगी। ऐसे सबसे पहले जो ज्वाइंट प्लांट कमेटी का भी AR वेस्ट बंगाल का भी एडवांस रूलिंग आया था, तो उसके अंदर भी इन्होंने यही कहा। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि 22 सेक्शन 22 है रजिस्ट्रेशन के लिए जहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट है, सेक्शन 23 है जहां पे ब्लैंकेट एग्जम्पशन है, 24 है जहां पे मैंडेटरी कंडीशंस है फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, 22 का जहां तक सवाल है वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 उसको ओवररूल करता है। अगर किसी की कोई पर्सन है जो सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा और उसको 24 की कोई स्पेसिफिक कंडीशन अगर हिट हो जाती है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेनी ही पड़ेगी, ये बड़ा क्लियर है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 23 और 24 का आपस में क्लैश हो जाता है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक डिलेमा का सिचुएशन है। और ये बात सही है कि अगर 23 और 24 अगर आपस में हिट हो जाता है तो हमारे को रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ को ही देखना पड़ेगा, हमारे पास और कुछ चारा नहीं है। तो आइए हम देखें कि रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ वो क्या कहता है। यहाँ पर एक लैंडमार्क केस था CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उसने कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स बनाए थे कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ जब हमने करना है तो हमने क्या क्या प्रिंसिपल्स को देखना है। तो लेट अस सी कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स व्हिच द कोर्ट्स हैव अडॉप्टेड। द कोर्ट्स से दैट कोर्ट्स मस्ट अवॉइड a head-on clash of seemingly contradicting provisions and they must construe the contradictory provisions so as to harmonize them। तो पहली सी बात है, हम भी ये चाहते हैं कि head-on clash ना हो, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो। The provision of one section cannot be used to defeat the provision contained in another unless the court, despite all its efforts, unable to find a way to reconcile differences। तो हमारे को दोनों को महत्व देना है, 23 को भी 24 को भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक प्रोविजन के कारण दूसरी प्रोविजन जो है वो डिफीट हो जाए। तो अगर अनेबल नहीं होती है डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, कोर्ट को ये कोशिश करनी चाहिए कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। When it is impossible to completely reconcile the differences in contractual provisions, the courts must interpret them in such a way so that the effect is given to both the provisions as much as possible। तो यहाँ पर भी कोर्ट ये कह रहा है कि कोशिश यही करें कि दोनों प्रोविजंस को कोई ना कोई इफेक्ट और कोई ना कोई कलर जरूर दे। ऐसा ना करें कि दोनों में से एक प्रोविजन पूरी तरह रिडंडेंट ही हो जाए। और courts must also keep in mind that interpretation that reduces one provision to a useless number or dead is not harmonious construction। तो ये भी हमारे को देखना पड़ेगा भी ऐसा ना हो कि कोई एक प्रोविजन जो है यूजलेस ही बच जाए, उसकी कोई वैल्यू ही ना रहे, तो वो भी हमारे को देखना पड़ेगा। तो हमारे को टू हार्मोनाइज इज नॉट टू डिस्ट्रॉय स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और टू रेंडर इट फ्रूटलेस। तो ये सारी जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं इनको पढ़ के मोटा मोटा हमारे को यही समझ आता है कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम इसको ब्रेक डाउन करके कोई ऐसा तथ्य निकालें, कोई गूढ़ मंत्र निकालें जिससे दोनों प्रोविजंस की लाज रहे और उनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे।
ऐसा ना हो कि एक प्रोविजन बिल्कुल रिडंडेंट हो जाए और दूसरे प्रोविजन चल रहे प्रवेल करते हैं। अगर हम कहें भी 23 सुप्रीम है तो 24 का तो फायदा ही नहीं है स्टैट्यूट के अंदर। फिर 23 की एग्जम्पशन जहां पर मिलती है वहां पे तो आरसीएम भी पे नहीं करना, रजिस्टर नहीं करवाने, तो 24 का फायदा क्या हुआ। और अगर हम कहें भी 24 सुप्रीम है, फिर 23 का फायदा कहां पर हुआ, जहां पे आरसीएम लगे वहां पे तो ब्लैंकेट एग्जम्पशन है ही नहीं है। और या फिर बाकी मेकिंग के सप्लाई के अंदर भी इंटरस्टेट सप्लाई है, बाकी सारी कंडीशंस भी है जहां पे 23 को फिर कोई नोटिफिकेशन भी इशू करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब दोबारा एक नजरिए से देखते हैं सेक्शन 24 को। आइए देखिए, अब अगर हम सेक्शन 24 को देखें तो इसके 12 क्लॉजेस है। 12वीं जो क्लॉज है वो तो एक पावर है टू द गवर्नमेंट टू नोटिफाई एनी अदर पर्सन, एनी अदर कंडीशन, एनी अदर सिचुएशन। तो हम लगभग 11 क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे। 11 क्लॉजेस को क्विकली डिस्कस ये करते हैं कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो 24 सेक्शन है इसमें दो तरीके कैटेगरी ऑफ पर्सन है। एक वो कैटेगरी ऑफ पर्संस हैं जिनके ऊपर कंडीशन है फॉर मेकिंग ए सर्टेन सप्लाई, और एक वो कैटेगरी ऑफ पर्संस है जो इंक्लूडेड है फॉर एनी अदर रीजन। अब वो मैं इसका मतलब क्या है और मैं क्या कहना चाहता हूं वो हम इस प्रोविजन में देखें। देखिए पहली प्रोविजन क्या कहती है, पर्सन मेकिंग एन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अब यहां पर सप्लाई, ही इज मेकिंग ए सप्लाई। कौन सी सप्लाई? इंटरस्टेट सप्लाई। सो यहां पर जो मैंने रेड मार्क किया है ये वो वाली कंडीशन है जहां पर द कैटेगरी ऑफ पर्संस इज मेकिंग सर्टेन सप्लाई। तो एक हम डिस्टिंक्शन इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, फिर यहां पर भी कैटेगरी ऑफ पर्सन है हु इज मेकिंग सर्टेन सप्लाई। तो ये भी एक हमारे पास कंडीशन है। देन हमारे पास 5वीं क्लॉज है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। यहां पर कैटेगरी ऑफ पर्सन है हु इज इन्वॉल्व्ड टू मेकिंग सर्टेन स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ सप्लाई। तो ये कंडीशन है। Then we have 7 number clause which says the person who make taxable supply of goods or services both on behalf of another taxable person. यहाँ पर भी any person who is making a supply on behalf of somebody else, so he is also involved into making of a supply, taxable supply of कुछ nature of supply specified है। और एक और है हमारे पास ये जो 9 नंबर है क्लॉज, इसके अंदर कहता है persons who supply goods or services or both other than supply specified in subsection 5 or section 9 through such e-commerce operator who is required to collect tax as source under section 52. और हमारे पास एक आ गया 11 नंबर, every person supplying online information database or travel services from a place outside India to a person other than registered person. अब यहाँ पर सप्लाई करने की एक इवेंट है, यहाँ पे वो कैटेगरी ऑफ पर्सन है जो सप्लाई कर रहे हैं किसी तरीके से। अब इसके अलावा कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पे सप्लाई करने की कंडीशन नहीं है लेकिन अदर देन सप्लाई की कंडीशंस है, तो वो क्लॉजेस हैं। एक हमारी 3rd नंबर क्लॉज है पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। देन वी हैव पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। Then we have persons who are required to deduct tax under section 51 whether or not supply registered. अब जो 8th नंबर है input service distributor whether or not separately registered, and then under this act, and then we have 10 number every electronic commerce operator who is required to collect tax as source under section 50. अब आप देखिए कि जो मैंने ये यहाँ पर रेड की हुई है कंडीशंस, ये वो वाली कंडीशन है जहां पर सम इवेंट ऑफ मेकिंग सप्लाई इज देयर, और जो ब्लैक है यहाँ पर कंडीशंस ये वो है जहां पे मेकिंग ऑफ सप्लाई इज नॉट अ कंडीशन। अगर आप 23 को देखें तो वहां पे ब्लैंकेट एग्जम्पशन जहां पर भी दे रहा है वो सिर्फ एग्जम्पशन दे रहा है मेकिंग ऑफ ए सप्लाई एज ए कंडीशन। तो यहां पर अगर आप 23(1) की बात करें तो वहां पर भी वो बात करता है मेकिंग ऑफ एन एग्जम्प्ट सप्लाई, और वो 23(1)(b) की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर टू द एक्सटेंट ऑफ रीसप्लाइंग गुड्स आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो मेकिंग ऑफ सप्लाई ऑफ सर्टेन नेचर की बात कर रहा है। अगर उसमें हम जितनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस भी देखें तो वहां पर वही नोटिफिकेशंस हैं जहां पे मेकिंग ऑफ ए सप्लाई सर्टेन इवेंट। अब यही एक ऐसी डिस्टिंक्शन है जो हमारी निकल कर आती है सेक्शन 24 के अंदर। तो मुझे लगता है कि हम इसी से अगर चेन को ब्रेक करके देखें तो हम ये एनालाइज करेंगे कि जहां तक तो मेकिंग ऑफ सप्लाई वाली कंडीशन है अंडर सेक्शन 24, वहां पर तो हमारी ब्लैंकेट एग्जम्पशन 23 की जो है वो प्रिवेल करती है, और ये कहना गलत होगा कि 23 इज नॉट सुप्रीम टू 24, बोथ आर इंडिपेंडेंट प्रोविजंस। और जहां पर हमारे पास एग्जम्पशन 23 में लगी हुई है तो 24 की कंडीशंस ऑफ मेकिंग ऑफ सप्लाई जो वाली जो है वो अप्लाई नहीं होंगी, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 23 जो हमारे को अवेलेबल है वो अप्लाई हो जाएगी। However, for category of person mentioned under 24 who are having conditions other than making of a supply,
वहां पे कंडीशन 23 की अप्लाई नहीं होंगी, बिकॉज 23 जो है वो कंडीशन इज ओनली ब्लैंकेट एग्जम्पशन इज ओनली टू एक्सटेंड मेकिंग इट अवेलेबल। अब ये मैं आपको फ्रेंकली बताऊंगा, ये मेरी एक हम्बल ओपिनियन है और ये एक मजबूरी की ओपिनियन आप ये कैसे कह सकते हो, क्योंकि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ के अंदर हमारे को एक सेक्शन को तोड़ के कहीं ना कहीं इसकी एग्जिस्टेंस दोनों सेक्शंस की बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ये सोचता हूँ कि क्योंकि आपके पास दो प्रोविजन सेक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग आपके पास है जो आपको हर हालत में कह रही है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो हमारे पास और कोई ऐसी ऑप्शन नहीं बचती कि हम इसको खुद एक तोड़ के देखें कि इसमें से कहीं कुछ और ऐसी इंटरप्रिटेशन तो ही नहीं निकल के आती। तो मुझे लगता है कि मैंने भी तोड़ के इसको देखा कि इसके अंदर और कोई इंटरप्रिटेशन इसके अंदर नहीं निकल के आती। तो अब हमारी समरी क्या बनी इसके अंदर? समरी हमारी ये बनी कि 24 की रजिस्ट्रेशन जो रिक्वायरमेंट है उसकी सिचुएशन ये है कि जहां पर तो आपकी सेक्शन 22(1) आपकी कंडीशन है वो तो टोटली ओवर रूल्ड है, वहां पर नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज गिवन है सेक्शन 24 के अंदर। अगर आपका कोई एसएससी ऐसा है जिसने सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट में अगर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखी है और उसको कोई ऐसी कंडीशन 24 की फिट हो जाती है आरसीएम पे करने की या टीडीएस की या टीसीएस की, तो उस केस पे कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को 0 मान लिया जाएगा और इमीडिएटली उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं। जहां तक तो सेक्शन 23 की ओवररूल करने की बात है, तो सेक्शन 23 की ओवररूल करने के लिए ऐसा है कि सेक्शन 23 को हम मानते हैं कि वो ओवर एंड अबव है सेक्शन 24 ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सप्लाईज and the category of persons entering into the nature of those supplies mentioned under 23। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां तक तो वो सारी कंडीशन है 24 के अंदर, जो कंडीशन सिमिलर कंडीशन 23 के अंदर है, मतलब मेकिंग ऑफ सप्लाई बाय सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्संस, तो उस कंडीशंस के अंदर तो हमारे को बेनिफिट ऑफ सेक्शन 23 ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताता हूं, जैसे हमारे पास एक कंडीशन है सेक्शन 24 के अंदर कि एजेंट अगर मेकिंग ए सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल तो उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। पर अगर आपका प्रिंसिपल जो है वो 100% एग्जम्प्ट सप्लाईज के अंदर है, तो उस केस के अंदर ब्लैंकेट आपको एग्जम्पशन सेक्शन 23 की मिल गई, तो उस केस के अंदर एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंटरस्टेट सप्लाईज भी अगर आपकी एग्जम्प्ट है, और हमारा पहला क्लॉज 24 का क्या करता है कि वो कहता है कि पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज, तो उस केस के अंदर हमारे पास वो क्या कहता है सेक्शन 23 कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाईज के अंदर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट की वो बात नहीं करता है। अब 24(1) की जो कंडीशन है मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो वहां पर वो सबऑर्डिनेट बन जाता है, क्योंकि हमारे पास एग्जम्पशन है 23 के अंदर, तो 24(1) की कंडीशन हमारे को नहीं लगेगी, हमारे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास वो सिचुएशन रह जाती हैं जो कंडीशंस हमारी सेक्शन 24 की तो हैं, लेकिन वो सिमिलर कंडीशंस सिमिलर टाइप की एग्जम्पशंस हमारे पास 23 में नहीं है, यानी कि वो कैटेगरी ऑफ पर्संस who are not involved into making of any other supply but they are having certain other conditions other than making a supply। उस केस के अंदर सेक्शन 23 की एग्जम्पशन जो है वो अप्लाई नहीं होंगी। अगर कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन हमारे पास है सेक्शन 24 के अंदर, तो उस केस में हमारे को रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम एआर को एक तरफ रख देते हैं और इस सेक्शंस को तोड़कर अपना कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, तब भी हम किसी ना किसी तरीके से उसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे को एआर की ये ओपिनियंस दी गई हैं, हालांकि इस तरीके से तोड़ के नहीं दी गई। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की सारी आउटवर्ड सप्लाई जो है वो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर वो कोई कैपिटल गुड्स खरीदता है और उसके पास उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने की उसके पास अलाउबिलिटी नहीं है, बिकॉज आईटीसी इज नॉट अलाउड, अगर आपकी एग्जम्प्टेड सप्लाईज है आउटवर्ड, तो उसकी सारी जीएसटी जो कैपिटल गुड्स की उसकी वो कॉस्ट बन गई। इसी तरीके से मान लीजिए अगर वो जब उसने कैपिटल गुड्स लेके आए तो उसके साथ वो एक आरसीएम भी उनको लग गया, फ्रेट आ गया उसके पास, और फ्रेट की उसके पास बिल्टी आ गई। अब उस केस के अंदर क्या है कि लॉ में ये लिखा गया है कि ये शिफ्टिंग ऑफ लायबिलिटी है फ्रॉम द पर्सन हु इज सप्लाइंग टू द पर्सन हु इज द रेसिपिएंट। अब इस केस के अंदर द ट्रांजैक्शन के ऊपर जो कॉस्ट और बर्डन है वो वही का वही है। अगर ये आरसीएम ना होता तो शायद कॉस्ट उनकी वही रहती, वो अगले ने इसको लगा के देना था फॉरवर्ड चार्ज पर, चाहे वो एडवोकेट भी होता तो।
बट क्योंकि इसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ लायबिलिटी है, देन दिस लायबिलिटी कैन नॉट बी फुलफिल्ड, दिस ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड अनलेस एंड अनटिल दिस एंटिटी टेक्स अ रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। और यही सबसे बड़ा इरिटेंट है, because an entity, just because of getting trapped into this kind of inward supply, which is under the RCM, the entity will have to take registration under the GST provisions, and then will have to comply with all the requirements of filing of GST returns and reporting and all those things, और उसके लिए एक बड़ी इनकन्वीनियंस आ जाती है। कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि ये एथिकल नहीं है, इमोरल है, पर मैं आपको फ्रेंड्स ये बताऊंगा कि लॉ में कुछ भी एथिकल या इमोरल नहीं है। लॉ लॉ है, हमारे को उसकी सही इंटरप्रिटेशन के साथ ही उसको अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, लॉ में क्या एथिकल है और क्या इमोरल है, इसको डिसाइड करने की पावर सिर्फ कोर्ट्स के पास है, विज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज द मदर लॉ ऑफ द कंट्री। So unless and until we get any kind of decision from any of the court which basically strikes down certain provision of certain section or makes certain part of certain sections inoperative or makes certain provisions superior to other provisions in some way, तब तक हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्क की प्रोपोजिशन है। हमारे को इसमें कोई भी एक एग्रेसिव व्यू लेकर अपना फायदा नहीं होगा। तो मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि आपको रिस्ट्रिक्शन सभी केसेस में लेनी चाहिए। अब मैं आपको कंक्लूजन मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, तो मैं आपको इसके साथ कुछ बताना चाहूंगा कि क्या इसके अंदर कोई रेस्क्यू है हमारे लिए, क्या इसके अंदर कोई और वे आउट है। एक तो छोटी छोटी चीजें मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज सिर्फ जो लिखा हुआ है इसको तोड़ के बता देने से इस वीडियो का पर्पस सॉल्व नहीं होता अगर हम इसके बियॉन्ड एक स्टेप आगे ना चलें। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जो लोग भी एसएससी हैं, जो अपनी एग्जाम सप्लाईज के अंदर डील करते हैं, दे शुड मेक श्योर दैट व्हेनेवर दे रिसीव एनी मटेरियल दे शुड टेक फ्रेट पेड मटेरियल, और चाहे वो जो सप्लायर है वो अपने बिल के अंदर फ्रेट ऐड करके उनको बिल में दे दे, बट दे शुड नॉट पे एनी मेक एनी पेमेंट टू एनी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ताकि उसको RCM लगे। पहली बात तो ये इंश्योर कर लिया जाए, क्योंकि अगर वो इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं जिसके ऊपर फ्रेट इंक्लूडेड है इनटू द बिल, देन इट बिकम्स अ कंपोजिट सप्लाई, और डेफिनेटली वो उसके अंदर फ्रेट जो पार्टी पे कर रही है और आपसे पेमेंट उसकी कलेक्ट कर रही है, तो आपके ऊपर RCM नहीं लगेगा। इस बात का भी हम ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको एक और ध्यान देना चाहूंगा, कई बार ये माइंडसेट स्किप हो जाती है, कोई चीज हमारे को नहीं क्लिक करती है। जीटीए क्या है? जीटीए वो है जो आपको कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, इस बात का भी हम ध्यान रखें। कंसाइनमेंट नोट मतलब वो हुआ एक बिल्टी जिसको हम कहते हैं, जिसमें कंसाइनर, कंसाइनी और सारी चीजें लिखी होती है, जिसमें रिस्क ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंसाइनर मतलब ट्रांसपोर्टर के पास होता है। अगर आपके रिकॉर्ड के अंदर ऐसी बिल्टी नहीं है, अगर एक मोटर लॉरी वाला या एक ट्रक वाला अगर आपसे फ्रेट चार्ज कर रहा है और आपको मटेरियल लाके दे रहा है, तो आपको RCM नहीं लगता है। उस केस में इट इज टोटली एग्जम्प्ट। तो आप अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई ऐसा मटेरियल मंगवाना है, कोई आपको ऐसा फ्रेट इनकर करना है, तो आपको ये देखना है कि क्या आपको उस सोर्स से फ्रेट पे करके मटेरियल मंगवाना है जहां पे कोई आपको बिल्टी इशू कर रहा है, या कोई ऐसा सोर्स जिसमें कोई आपको बिल्टी इशू ना करे और आप उसका खर्चा फ्रेट का सिर्फ अपनी वोचर में डाल के किताबों में डाल लें, जो कि वो जीटीए के प्रोविजंस में नहीं आता है। और तीसरी चीज ये है कि जैसे एडवोकेट की फीस है, कुछ भी चीज है, तो आपके पास ये आइडेंटिफाई कर लेना जरूरी है, क्या वो जो लीगल फीस है, और लीगल फीस की डेफिनेशन बड़ी वाइड है जो दी गई है, उसके अंदर हर तरीके की कंसल्टेशन जो है वो एडवोकेट से वो बीच में आ जाती है। क्या इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या वो आपकी पर्सनल है? और अगर आपकी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो डेफिनेटली आपको RCM पे करना पड़ेगा। पर अगर कहीं वो आपके इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो आप उसको कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए, वो ड्राइंग्स में आपकी चली जाएगी और आपका वो बिजनेस का वो पार्ट नहीं है, देन डेफिनेटली RCM आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसी कुछ सिचुएशंस को अगर आप हैंडल कर पाए तो आप इस रिगर्स ऑफ द लॉ से थोड़ा सा बच पाएंगे, अदरवाइज बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रेस्क्यू आउटसाइड दिस। दोस्तों, हम एक नया तरीका अब शुरू करने वाले हैं, आप सबको लोगों को इस डिस्कशन नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म में इन्वॉल्व करने का। हम एक नया काम ये करेंगे कि हम हर सेशन के एंड में कुछ 2-3 सवाल पूछेंगे, उसमें से एक आधा सवाल बहुत ज्यादा आसान भी होगा और कुछ सवाल जो थोड़े से टिकलिश से होंगे वो हम पूछेंगे, और
यहाँ पर नीचे स्क्रीन पे जो आपके पास एक ईमेल आईडी आ रही है, इस ईमेल आईडी पे आप अपने और सवाल भी पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस हमारे को भेज सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इनमें, या उनको सेपरेटली रिप्लाई करेंगे। जो भी इन सवालों का जवाब देना चाहे वो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे और कमेंट सेक्शन में वो इसका जवाब दे सकता है। हमारे को इस वीडियो के पोस्ट करने के 7 दिन के अंदर अंदर जो भी करेक्ट जवाब मिलेंगे, हम उनको स्पेशल एप्रिसिएशन का ईमेल डालेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सबके नाम हम यहाँ पर बता सकें जिन लोगों ने सही सवालों के जवाब दिए हैं, और इसका जवाब हम अगली बारी आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज ये जो क्वेश्चन है इनका जवाब आपको खुद देना है, और नीचे इस चैनल के नीचे जो आपका चैट बॉक्स है उसके अंदर आपने इसका रिप्लाई डालना है, इसके अंदर आपने इसका जवाब डालना है। तो देखिए पहला सवाल आपके सामने, रेट ऑफ जीएसटी इन वन ऑप्शन, द रेट ऑफ जीएसटी इन वन ऑप्शन इज 5% ऑन द जीटीए। ये जीटीए की बात कर रहे हैं। जीटीए के ऊपर जो रेट होता है आरसीएम का वो 5% होता है, और इसका एक कंडीशन ये है कि इस पे आईटीसी अवेलेबल नहीं है, और इसके ऊपर हमारे को फर्दर आरसीएम में डाल दिया गया है। तो एक ये सवाल बहुत सारे लोगों का पहले आता था, और अभी भी कई बार मेरे को सवाल ये आता है कि क्योंकि उसकी रेट नोटिफिकेशन के आगे लिखा हुआ है कि विदाउट आईटीसी 5%, तो क्या जो आरसीएम में टैक्स पे कर रहा है, क्या ये 5% टैक्स पे करने के बाद उसका आरसीएम का इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे को मिलेगा या नहीं? हाँ या ना, छोटी सी एक लाइन के साथ में एक्सप्रेशन लिख के जरूर लिखें। लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने नाम से बीच में रिप्लाई को जरूर डालें। मैं इस सवाल के जवाब का वेट करूंगा। अगला सवाल देखिए, मिस्टर कुलभूषण गुप्ता इज एन अनरजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हैविंग ए बुक शॉप. He pays ₹5,000 to GTA. Would he require registration? मिस्टर कुलभूषण गुप्ता जो है वो एक किताबों के विक्रेता हैं, और वो अनलिस्टेड है, और वो प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक जीटीए को 5,000 रुपए दे दिए, क्या उनको रजिस्ट्रेशन भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि किताबें जो हैं वो एग्जाम सप्लाई है? इसी सवाल का दूसरा एक सवाल, क्या इस सवाल का जवाब अलग हो सकता है अगर ये किताबों के विक्रेता की बजाय स्टेशनरी की शॉप होती जो एक टैक्सेबल सप्लाई है? तो इस सवाल का जवाब भी आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा। आइए देखें हम तीसरा सवाल। XYZ Private Limited is a juice manufacturing company. It pays ₹15,000 to GTA for transportation of oranges. Whether RCM applicable? एक XYZ Limited जो कंपनी है वो जूस बनाने की कंपनी है। वो जूस बनाने के लिए संतरों को मंगवाना चाहती है, जिसके लिए उसने 15,000 रुपए का फ्रेट पे किया है जीटीए को। क्या इस फ्रेट पे करने पर उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो दोस्तों, मैं अब आप सबके सवालों के जवाब का इंतजार करूंगा। ये जो नीचे मैंने ईमेल आईडी दी है queries@poc-ca.com पे, इस पे भी लिख के भेज सकते हैं। यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे चैट बॉक्स के अंदर अपने जवाब देंगे, ताकि सबको पता लग सके कि इसके अंदर क्या क्या ओपिनियन डेवलप होकर आ रही हैं और हमारे साइड करेक्ट क्या है। दोस्तों, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे को ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारे सवाल सही हैं या गलत हैं। जीएसटी एक ऐसा लॉ है कि कोई भी इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि मैं निपुण और परफेक्ट हो गया इस लॉ के अंदर, कि कोई इवॉल्विंग लॉ, अभी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमारे को ओपिनियन ऑफ द कोर्ट चाहिए। हम सब लोग इस सीखने की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, और आने वाले टाइम पर भी हम ऐसे ही ट्रिकी इश्यू को लेकर आते रहेंगे और आपसे इन चैनल के थ्रू हम बात करते रहेंगे। तो देखते रहिए इस चैनल को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।